Welcome, folks. So today is day 5th of our 7-day challenge, and we had understood a lot of things about polity, and I hope now you had definitely a patch up with your polity. And if you are not feeling or you are missing something, you have any query, then just revert back to the mails that you are following so that I get back to you whatever doubt you do have. So let's get started off with day 5th, in which we are going to discuss about most important perspective, that is federalism. So let's get started off with today's session. Let's get started. बेसिकली व्हाट इज़ फेडरलिज्म? फर्स्टली वी हैव टू अंडरस्टैंड दैट फेडरलिज्म, मैंने आपको पहले भी वीडियो में समझाया, फेडरलिज्म मीन्स कि जहाँ पे पावर डिस्ट्रीब्यूशन हो, मतलब सारा पावर एक सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ना हो, बल्कि जो पावर डिस्ट्रीब्यूशन है वो डिफरेंट लेवल्स पे हो. जैसे मोर देन वन लेवल ऑफ गवर्नमेंट जहाँ पे होगी उसे फेडरल गवर्नमेंट बोलते हैं. इंडिया के केस में 3 टायर गवर्नमेंट है. दैट मीन्स सेंटर में सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट्स में स्टेट गवर्नमेंट, देन लोकल बॉडीज़. तो मैंने आपसे ऑलरेडी डिस्कस बहुत बार कर लिया, लोकल बॉडीज़ के पास बहुत सारा पावर्स नहीं है. जो बेसिक पावर्स ज़्यादा रहता है वो सेंटर और स्टेट के पास रहता है. बट आर फेडरलिज्म इज़ टोटली डिफरेंट फ्रॉम अदर फेडरलिज्म. वाई? बिकॉज इंडिया के केस में जो फेडरलिज्म है वो भी सही नहीं है, मतलब सही इन द वे वो डिफरेंट है फ्रॉम वेस्टर्न वर्ल्ड. वो कैसे? इंडिया में फेडरलिज्म है, डिफरेंट लेवल पे गवर्नमेंट ज़रूर एग्जिस्ट करती है, मगर पावर डिस्ट्रीब्यूशन सेम नहीं है. और सेंटर और स्टेट के बीच में भी सेंटर के पास ज़्यादा पावर है, स्टेट के पास कम पावर है. आप बहुत सारे एग्जांपल्स ले सकते हैं. फर्स्ट एग्जांपल मैं आपको देती हूँ. हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 3 लिस्ट है, जो है यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट. यूनियन लिस्ट में वो मैटर्स हैं जिस पे कि यूनियन गवर्नमेंट है वो रूलिंग बनाएगी. क्यों? क्योंकि वो ऐसा माना जाता है कि वो पूरी कंट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है, तो वो इसलिए यूनियन लिस्ट में है. फिर स्टेट लिस्ट है. स्टेट लिस्ट में वो मैटर्स हैं, सब्जेक्ट मैटर्स जो कि स्टेट के लिए इंपॉर्टेंट है, वो स्टेट लिस्ट में है. फिर है कॉन्करेंट लिस्ट, वो मैटर्स जिस पे दोनों ही रूलिंग बना सकती हैं. और ये जो कॉन्करेंट लिस्ट में अगर सपोज सेंटर और स्टेट की जो रूलिंग है वो कॉन्ट्राडिक्टरी होती है, तो उस केस में जो सेंटर है उसका पॉइंट ऑफ व्यू या उसका जो रूलिंग है वो प्रिवेल करेगा, उसका जो रूल मेकिंग है वो प्रिवेल करेगा. सो दिस इटसेल्फ शोज कि यूनियन के लिए वो ज़्यादा पावर रहता है. और फिर जो रेजिड्यूरी पावर है, मतलब जो सब्जेक्ट मैटर्स इन तीनों लिस्ट में मेंशन नहीं है, वो किसके अंडर आएंगे? यूनियन के अंडर, दैट मीन सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर. सो दिस शोज कि बहुत सारी पावर्स जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है, स्टेट गवर्नमेंट के पास उतनी ज़्यादा पावर्स नहीं है. ये तो एक चीज़ हुआ. और भी बहुत सारे आप ऐसे फंडामेंटल्स देखोगे जहाँ पे आप देखोगे कि सेंट्रल के पास ज़्यादा पावर रहती है. सेंट्रल के पास जो वो ग्रांट्स देते हैं, जो बजटिंग होता है, तो ये सारी चीज़ें किसके पास ज़्यादा पावर किसके पास है? सेंटर के पास. सो दिस इज़ हाउ सेंटर स्टेट रिलेशनशिप डिफरेंशिएट. सो मैंने आपसे ऑलरेडी डिस्कस किया डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर का, कि दोनों में पावर जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो बहुत डिफरेंट है. यूनियन लिस्ट है, स्टेट लिस्ट है, कॉन्करेंट लिस्ट है, रेजिड्यूअल एलिमेंट्स हैं, वो मैंने आपसे ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया. सो दिस मेक्स आवर सेंट्रल गवर्नमेंट टू बी मोर स्ट्रॉन्गर देन द स्टेट गवर्नमेंट. दैट्स वाई आई सेड कि जो हमारा फेडरलिज्म है दैट्स नॉट प्योर फेडरलिज्म, बिकॉज इन प्योर फेडरलिज्म 3 या मोर देन 1 जो टायर गवर्नमेंट है वो एग्जिस्ट करेगी. जैसे कि इंडिया के केस में 3 है, पर 2 टायर गवर्नमेंट भी होगी तो भी वो फेडरल गवर्नमेंट होगी, बट उनके पास पावर डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो सेम होना चाहिए. पर इंडिया के केस में स्टेट इतना इंडिपेंडेंट नहीं है, वो सेंटर पे बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है, फाइनेंशियल एड के लिए बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है. आप देखते हो कि कैसे जो स्टेट्स है वो अप्रोच करती है सेंटर के पास कि आप हमें फाइनेंशियल एड दीजिए क्योंकि हमारी कंडीशंस अच्छी नहीं है या हमें बहुत सारी और चीज़ें चाहिए. सो दिस मेक्स सेंटर मोर पावरफुल. तो हमारा जो फेडरलिज्म है दैट्स नॉट प्योर पर से. आवर फेडरलिज्म इज ऑफ इट्स ओन टाइप. जैसे हमारा सेक्युलरिज्म इज ऑफ इट्स ओन टाइप, सो सेम एज इट इज़ हमारा फेडरलिज्म भी अपने तरीके का है. वही पॉइंट आता है जो मैंने आपसे पहले डिस्कस किया था कि हमने बोरो किए हैं प्रोविजंस फ्रॉम डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूशन, बट अकॉर्डिंग टू आर नीड वी हैड इम्प्लीमेंटेड अकॉर्डिंग टू आर नीड. सो दिस इज़ हाउ सेंटर स्टेट रिलेशंस वर्क. मोर पॉइंट ऑफ व्यू अगर हम ले कि कहाँ सेंटर के पास ज़्यादा पावर है, तो वो आता है एमरजेंसी प्रोविजंस के ऊपर. नहीं, यहाँ पे इसकी पॉलिटिक्स में नहीं जा रही हूँ और मैं बहुत ज़्यादा इसके प्रोविजंस भी एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ, पर आई वॉन्ट यू टू अंडरस्टैंड कि 3 टाइप ऑफ एमरजेंसी कैन बी देयर इन आर कंट्री. नेशनल एमरजेंसी, स्टेट एमरजेंसी, फाइनेंशियल एमरजेंसी. नेशनल एमरजेंसी वो है जिसके बारे में बहुत सारी मूवी, मतलब अब तो मूवी भी बनी है और वैसे भी बहुत डिस्कशन होता है. स्टेट एमरजेंसी वो है जिसका जो भी गवर्नमेंट पावर में होती है वो उसका बहुत यूज़ उठाती है, वो है स्टेट एमरजेंसी, जिसे कि प्रेसिडेंट रूल भी बोला जाता है. और तीसरा है फाइनेंशियल एमरजेंसी, जो आज तक कभी नहीं लगी और गॉड से कभी लगे भी ना. सो फर्स्टली लेट अस डिस्कस अबाउट नेशनल एमरजेंसी. तो नेशनल एमरजेंसी लगती है बाय प्रेसिडेंट्स ऑर्डर अंडर आर्टिकल 352.
जो भी इमरजेंसीज लगेगी वो प्रेसिडेंट की रूलिंग के बिना नहीं लग सकती। तो ये प्रेसिडेंट की रूलिंग के अंडर लगेगी नेशनल इमरजेंसी अंडर आर्टिकल 352 अंडर मतलब क्या रीज़न हो सकते हैं, स्टेट ऑफ अटैक, एक्सटर्नल इंट्रूशन एंड इंटरनल रेबिलियन। ये दो चीज़ें आप समझिए। एक्सटर्नल इंट्रूशन मतलब एक्सटर्नली है और इंटरनल रेबिलियन है, उस केस में भी इमरजेंसी हो सकती है और ये होता है नेशनल इमरजेंसी। अब जब भी इमरजेंसी लगती है उस केस में फंडामेंटल राइट्स जो है वो कर्टेल हो जाते हैं, मतलब हमारे पास फंडामेंटल राइट्स वो एनफोर्सेबल नहीं रहते, क्योंकि ठीक है कहने को आपके पास फंडामेंटल राइट है बट यू कांट अप्रोच टू सुप्रीम कोर्ट कि मेरा फंडामेंटल राइट कर्टेल किया गया है, सो उसका कोई बेनिफिट नहीं रहता। और भी जितना जो हमारी गवर्नमेंट होती है, मतलब नेशनल इमरजेंसी में सारी की सारी पावर सेंटर के पास चली गई, स्टेट गवर्नमेंट के पास इतना से रहा ही नहीं। और जो सेंटर भी है, मतलब एज अ सिटीज़न आपके पास जब हमारे पास फंडामेंटल राइट्स ही नहीं रहे तो हमारी बहुत सारी जितनी भी हमारी फ्रीडम्स वगैरह हैं वो सब हमारे हाथ से चली जाती हैं। तो नेशनल इमरजेंसी इस तरह की सिचुएशन होती है। देन कम स्टेट इमरजेंसी। स्टेट इमरजेंसी वो है प्रेसिडेंट रूल, गवर्नर रूल, जो भी बोल लीजिए, जो कि अंडर आर्टिकल 356 लगती है। और ये कब लगती है, जब प्रेसिडेंट को गवर्नर ब्रीफ करता है कि जो स्टेट है उसकी कंडीशन सही नहीं है, वहाँ पे रूल लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन नहीं है, तो यही अच्छा होगा कि प्रेसिडेंट रूल लग जाए। अब प्रेसिडेंट रूल लगने में क्या है, प्रेसिडेंट का रूल है और प्रेसिडेंट किसकी एड एंड एडवाइस पे काम करे, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, तो वो किसका रूलिंग हो जाता है, सेंटर का। तो ये होता है स्टेट गवर्नमेंट मतलब स्टेट इमरजेंसी। अब इसमें क्या होता है, ये क्यों करती है स्टेट गवर्नमेंट्स, ताकि जो नॉट स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट क्यों करती हैं, ताकि अगर उन्हें लगता है कि इस स्टेट में हमें अपना से बढ़ाना है तो उस केस में वो वहाँ पे इमरजेंसी, इसका बहुत फॉल्स यूज़ होता है, वो हम सबको पता है। तो ये होती है सेकंड टाइप ऑफ इमरजेंसी। अब देखिए इस केस में भी स्टेट इमरजेंसी में भी किसके पास ज़्यादा पावर चलेगी, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। सो इमरजेंसी प्रोविजंस इटसेल्फ शोज कि कैसे सेंटर के पास ज़्यादा पावर्स है। देन द थर्ड इज़ फाइनेंशियल इमरजेंसी। ये अंडर आर्टिकल 360 लग सकती है और ये कब लग सकती है, अगर लगे कि इकोनॉमी जो है वो अनस्टेबल है तो उस केस में फाइनेंशियल इमरजेंसी लग सकती है। इसमें जो सैलरीज वगैरह है वो रुक जाएंगी, ये सब कुछ हो जाएगा। तो ये सब फाइनेंशियल इमरजेंसी उस केस में होती है। आज तक कभी लगी नहीं है और हम चाहते हैं कभी लगे भी ना। सो दीज इमरजेंसी प्रोविजंस इटसेल्फ शोज कि जो हमारी इंडिया के केस में जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट है उसके पास ज़्यादा पावर रहती है। सो दिस इज़ अबाउट इमरजेंसी प्रोविजन। देन कम इंटर स्टेट रिलेशंस। ये हमने दो चीज़ें डिस्कस की, राइट। एमरजेंसी के प्रोविजंस में भी जो फेडरलिज्म है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाता है, तो ये भी फेडरलिज्म को थ्रेटन कर रहा है और सेंटर के पास ज़्यादा पावर जा रहा है। दैन कम्स इंटर स्टेट रिलेशंस। जो स्टेट्स हैं ना उनका रिलेशन भी आपस में बहुत ज़्यादा सही नहीं रहता है। आपको पता है रिवर वाटर पे डिस्प्यूट्स चलेंगे, जो लोग हैं वो अपनी एथनिसिटी के ऊपर क्वेश्चंस करते हैं। इवन हम लोग तो मिज़ोरम में देखते हैं कि कितना ज़्यादा इशू रहता है एथनिसिटी का। तो ये सारी चीज़ें इंटर स्टेट रिलेशंस भी बहुत मतलब बुरे हो जाते हैं। आई एम नॉट मेकिंग थिंग्स कि बहुत पेसिमिस्टिक वे से मैं नहीं देख रही हूँ, बट आई वॉन्ट यू टू अंडरस्टैंड कि ऐसे सारे सिनेरियोज़ में जो फेडरलिज्म है इट इज़ शोइंग एक कि फेडरलिज्म इंडिया का जो है वो अपने तरीके का है। इट्स नॉट फेडरलिज्म ऑफ वेस्टर्न कंट्रीज़। हमारे फेडरलिज्म में सेंटर के पास ज़्यादा पावर है, स्टेट्स के पास कम पावर है। दैट इज़ जस्टिफाइबल फॉर श्योर, बिकॉज अभी आप बोल दो इक्वालिटेरियन होना चाहिए, इक्वालिटेरियन होना चाहिए, बट रियलिटी में क्या है, इंडिया की डेमोग्राफी टोटली डिफरेंट है। इंडिया के केस में आज भी आप इलिटरेट लोग तो छोड़ो, जो लिटरेट लोग भी है, ग्रेजुएट्स भी है, अगर वो ह्यूमैनिटीज़ से नहीं है और आप उनसे बहुत सारी कॉन्स्टिट्यूशन ऐसी चीज़ें पूछोगे उन्हें वो भी नहीं पता होता है। बहुत सारे लोगों को तो ये भी समझ में नहीं आता बहुत देर तक कि लोकसभा और राज्यसभा में डिफरेंस क्या होता है। तो हमारी कंट्री में जहाँ पे पढ़े लिखे लोगों को भी इतनी अवेयरनेस नहीं है, ऐसी जगह पे अगर आपने इक्वालिटेरियन बिठा दिया कि सेंटर और स्टेट बिल्कुल इक्वल है, और स्टेट देखो हर गवर्नमेंट चाहे कोई भी पार्टी होगी वो हर पार्टी अपने बेनिफिट के लिए काम करती है, तो वो अपने बेनिफिट के लिए इस चीज़ में भी पीछे नहीं हटेंगी कि वो स्टेट को इस कंडीशन पे ले आए कि स्टेट बोले मुझे तो इंडिया से अलग होना है। तो ये ना हो, हमें अपनी डाइवर्सिटी को यूनिफाइड वे में रखना है। तो इस वजह से हमारा फेडरलिज्म जिस फॉर्म में है वो बेस्ट है। हमेशा बोला जाता है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, देखो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की मैंने आपसे पहले भी डिस्कस किया था, जब इलेक्शन हुई थी तो वो यूनिवर्सल एडेड फ्रेंचाइजी से नहीं हुई थी, राइट। बट स्टिल जो वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी उनका जो रिप्रेजेंटेशन था उसमें वो माइनॉरिटीज़ का हर किसी का बिल्कुल अच्छा था। सो दैट शोज़ कि वो बिल्कुल रिप्रेजेंटेटिव असेंबली थी।
इसी वजह से जो उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया है ना, उसमें हर चीज़ को बहुत अच्छे से ध्यान में रख के बनाया। उन्होंने हर चीज़ को समझा है कि टायरनी ऑफ कंट्री या टायरनी ऑफ स्टेट ना हो, इसलिए यही अच्छा है कि फेडरलिज्म हमारा अपने तरीके का हो और सेंटर के पास ज़्यादा पावर है, ताकि वो कंट्री को यूनिफाइड वे में रख सके। क्योंकि देखो, हर कोई अपनी जुरिस्डिक्शन के ऊपर पावर और अथॉरिटी जमाना चाहता है। स्टेट की जुरिस्डिक्शन क्या है? स्टेट, तो वो अपनी स्टेट के ऊपर सोचेगी, और उनका पॉइंट क्या है कि मेरी स्टेट में जितने भी डिस्ट्रिक्ट्स हैं वो सही से रहें, कहीं कल को कोई डिस्ट्रिक्ट में कोई भी लॉ एंड ऑर्डर का प्रॉब्लम ना हो जाए। अगर हो जाएगा तो मेरे लिए बहुत प्रॉब्लम है। सेंटर के लिए उसकी जुरिस्डिक्शन क्या है? पूरा कंट्री। तो उनका पॉइंट ऑफ व्यू क्या आता है? पूरे कंट्री में लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन रहे, अगर कहीं भी कुछ प्रॉब्लम हुआ तो मेरे को प्रॉब्लम हो जाएगी। तो इसलिए जो सेंटर है उसको ध्यान रखना है पूरी कंट्री का। तो ये कभी भी अपनी कंट्री के बारे में गलत नहीं करने की कोशिश करेंगे, इसलिए इनके पास ज़्यादा पावर होनी चाहिए। ये बेसिक कंसेप्ट है, ताकि वो हमारी डाइवर्सिटी को सिक्योर करके रख सके और यूनिफाइड वे में हमें रख सकते हैं। इस वजह से सेंटर को ज़्यादा पावर दिया गया और स्टेट को कम पावर दिया गया। So this is all about federalism, and I had explained it a lot. If you still have any query, just revert me back. I'm just mail away and I will love to help you out. If you have any query, then just revert. And till then, bye bye guys. I will meet you tomorrow with day 6th video. So take care, study hard, be healthy.